जो प्रेशर बनाएगा वो ज्यादा सीटें ले जाएगा। इतना डिसाइसिव मैंडेट आने वाला है जो 2010 के मैंडेट को भी पार करेगा। एनडीए सरकार की विदाई है, एनडीए की नैया डगमगा गई है। टिकट बंटवारा, प्रेशर पॉलिटिक्स का सहारा। चोर चोरी के खिलाफ बोलता। आज महागठबंधन में न नेता है न नेतृत्व है न नियत है। एनडीए का मतलब हो गया है नैया डूबेगी अब की बार, ये बोल रहा है पूरा बिहार। महागठबंधन की बनेगी सरकार। मेरी सीट तेरी सीट, कब तक बातचीत? कि गठबंधन में कुछ इशू है। दे आर फिनिशिंग नीतीश बाबू, दे आर फिनिशिंग कुशवाहा जी। कांग्रेस को हल्के में आप लोग क्यों लेते हैं? माहौल टाइट है, सीटों पर बिग फाइट है। बड़ी विजय होगी। सब ठीक है और सब ठीक हो जाए। सीट का सवाल है, बवाल ही बवाल है। देखिए, तेजस्वी तो 243 सीट पर चुनाव लड़ रहा है। अब बदलाव चाहे और बदलाव होकर के रहे। घर में लग गई आग, घर के चिराग से। चाहे मैं उस परिवार में रहूं या पार्टी से बाहर रहूं, लेकिन फिर भी मैं अपने परिवार के लिए खड़ा रहूंगा। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। बिहार में फर्स्ट फेज के लिए नॉमिनेशन के लिए आखिरी तारीख 17 अक्टूबर है, मगर महागठबंधन में सीटों को लेकर अब भी पेच फंसा हुआ है। अगर नहीं तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? वहीं एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा किया जा रहा है। अगर ये सही है तो आनंद फानन में उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली दौड़ क्यों लगानी पड़ी? 45 मिनट की गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात क्यों हुई? यह क्यों कहना पड़ा कि सब ठीक हो जाएगा? वहीं जनसुराज से भी बड़ी खबर यह है कि प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज की चर्चा में हमारा मुद्दा है, घर में लगी है आग, घर के चिराग से। चिराग का मतलब चिराग पासवान ही नहीं, कई और चिराग भी हैं बिहार में चुनाव में। हमारे आज के 3 बड़े सवाल। पहला सवाल, क्या एनडीए में सीट फॉर्मूले के बाद भी सहमति नहीं बनी? हमारा दूसरा सवाल, क्या चिराग की वजह से एनडीए के सहयोगी दल नाराज हैं? और तीसरा, क्या कांग्रेस की वजह से महागठबंधन में सीट बंटवारा नहीं हो पा रहा है? हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से चरण सिंह चापरा छाप, विजय शर्मा साहब भारतीय जनता पार्टी से, प्रोफेसर अनुज कुमार राष्ट्रीय जनता दल से, और किशोर कुणाल साहब आप जेडीयू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चरण सिंह चापरा साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। ये आपका पेच कहां फंस गया साहब? आप तो ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन में सीट बंटवारे को सार्वजनिक इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़े प्रॉब्लम खड़ी कर रही है। नहीं, कोई पेच नहीं फंसा है, सारी चीजें तय हो चुकी हैं। आज हमारी सीईसी की मीटिंग थी, करीबन 6 घंटे। ये जरा एको निकलवा दीजिए आपकी पीसीआर को कह के। हाँ प्लीज, मैं निकलवा रहा हूं, आप बोलिए। 6 घंटे हमारी सीईसी की मीटिंग चली है, उसमें सारे नाम तय हो चुके हैं। बस आखिरी का जो एक रहता है, वो सारी चीजें आखिरी का फेस चल रहा है। निश्चित रूप से चंद ही घंटों के अंदर पूरे महागठबंधन के आपको आंकड़े पता चल जाएंगे कि कांग्रेस पार्टी के कितने आंकड़े, हमारे और सहयोगी दलों के कितने आंकड़े, वो सारी चीज सामने आ जाएगी। कोई बड़ा सर फुटोवल नहीं है। सर फुटोवल तो वहां दिख रहा है एनडीए के अंदर, किस तरह से उनकी लिस्ट बाहर आ रही है और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कोई विधायक वहां पर नागड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई कपड़े उतार के कर रहा है, कोई किस तरह से प्रदर्शन कर रहा है। नहीं, यही देख रहे हैं हम कि जनता दल यूनाइटेड के भी जो विधायक है जिनकी टिकट कट रही है, वो भी वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई चिराग की वजह से जीतन राम मांझी नाराज है या फिर उपेंद्र कुशवाहा नाराज है। ये तमाम सारी नाराजगी तो वहां पर नजर आ रही है। चापरा साहब, आप वो ठीक है, एनडीए के कुनबे में झगड़ा वो बात अलग है, लेकिन साहब केवल 2 दिन बचे हैं फर्स्ट फेज के नॉमिनेशन में। अभी तक आप यही नहीं कर पाए आपका कौन व्यक्ति कहां से लड़ेगा। अभी तक आप अपनी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सार्वजनिक नहीं कर पाए हैं। आपसे तो आगे एनडीए निकल गया। वहां सर फटोवल है या नहीं है वो बात अलग है, लेकिन उन्होंने हिम्मत तो दिखाई, अपना सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सार्वजनिक तो कर दिया ना।
नहीं, हमको भी पता है कि 2 दिन बचे हैं और 2 दिन के अंदर ही तय करना है, ये सब हमको पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। पहले फेज के लिए 2 दिन है और दूसरे फेज का 20 तारीख को आखिरी दिन है फॉर्म भरने का, ये सारी चीजें हमें पता है, उसी अनुसार सारे काम भी हो रहे हैं। तो आप चिंता मत करिए, जनता के सामने सारी चीजें आएंगी। जनता इन मुद्दों पर वोट नहीं देने वाली है, जनता अपने मुद्दों पर वोट देने वाली है। जनता ये देखेगी कि महागठबंधन जो विषय उठा रही है वो जनता के मुद्दे उठा रही, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसान उत्पीड़न का मुद्दा हो, चरण सिंह सापरा साहब, जनता ये सोचेगी किस तरह से जब ये सीट बंटवारा नहीं कर पा रही है, बिहार क्या चलाएंगे? गोलियां चली है, मर्डर हुआ है, बिहार के मुद्दों पर चर्चा होगी और बिहार के मुद्दों पर वोट होगी। नहीं, चरण सिंह सापरा साहब, जनता सोचेगी जब ये सीट शेयरिंग में ही काम नहीं कर पा रहे हैं, इनमें आपस में समन्वय नहीं दिखाई दे रहा है, तो बिहार चलाने में समन्वय कहां से आएगा इनके बीच? जनता ये सोच रही होगी, आपका वर्कर डिमोरलाइज हो रहा होगा ग्राउंड में। सर नहीं, जनता आपसे और हमारे से ज्यादा होशियार है, ज्यादा सतर्क है। जनता को पता है कि पिछले 20 सालों में किस तरह से उत्पीड़न हुआ है, किस तरह से किए गए वादे थे वो वादा खिलाफी हुई है, झूठ बोला गया है। नरेंद्र मोदी से लेकर के नीतीश कुमार से लेकर के, यानी दिल्ली से लेकर के गली तक के जो नेता हैं जेडीयू के या फिर वो भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने शरेआम बिहार की जनता से झूठ बोला है, शरेआम भ्रष्टाचार किया है उन्होंने। करना है, जनता को फैसला करना है। किशोर कुणाल साहब, आप मुझे बताइए, क्या बात है, कांग्रेस पार्टी का जब आपस में सहमति बन गई थी, एक्को तो निकलवा दो। मैं निकलवा रहा हूं, मैंने पीसीआर को बोल दिया, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी सर, मैं माफी चाहता हूं, आपको दिक्कत आ रही है। किशोर कुणाल साहब, जब सब चीजें तय हो गई थी, है ना, आपके बीजेपी के बीच में, कुशवाहा साहब के बीच में, मांझी साहब के बीच में, चिराग पासवान के बीच में, फिर क्या जरूरत है कुशवाहा साहब को दिल्ली में जाने की, पब्लिकली ये कहने की सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो आपको लगता है इससे एनडीए में जो दरारें हैं वो दिखने लग गई सार्वजनिक तौर पे? देखिए, पहले तो नमस्कार आपको। एनडीए में कहीं से कोई दरार नहीं है, बल्कि एनडीए में करार है। और ये करार है कि हमने पिछले 20 वर्षों में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विकास का काम किया है, एक बीमार बिहार को बेहतर बिहार में बदला है, उसको हम लोग एक बेहतरीन बिहार में बदल सके। बिहार के 1 करोड़ युवाओं को रोजगार दे सके हैं, बिहार के 1 करोड़ 21 लाख महिला जिसको हम लोगों ने 10,000 का सीट फंड दिया है वो रोजगार कर सके हैं। यह काम के लिए ये लगातार विमर्श चल रहा है, हमारे यहाँ लगातार चिंतन चल रहा है, लगातार मंथन चल रहा है। जहां तक सीट नहीं, ये मंथन किसने किया कि जो चिराग पासवान की सीट है उसमें भी जेडीयू अपने 2-4 उम्मीदवार उतारेगा? ये मंथन कहां से आया? देखिए, ये हाइपोथेटिकल सिनेरियो है। चिराग पासवान जी की पार्टी या चिराग पासवान जी ने कभी ऑफिशियली क्लेम नहीं किया है कि अमुक अमुक सीट मेरा हिट है। ये असामंजस्य बनाया गया सभी दलों के महत्वपूर्ण और अथराइज व्यक्ति के द्वारा, महत्वपूर्ण और प्रमुख व्यक्तियों के द्वारा एक सामंजस्य बनाया गया। वो आपकी बात सही है, लेकिन ऐसी 5 सीटें जिसको चिराग पासवान क्लेम करते हैं, आपने वहां से कैंडिडेट उतारने की बात कही है? नहीं, देखिए, ये बिल्कुल ही निराधार बातें हैं। हमने उसी सीट पे क्लेम किया है या उसी सीट पे कैंडिडेट दिया है जहां तकनीकी तौर पे हमारी दावेदारी बनती है, और हम पिछले 20 वर्षों के दरमियान उन सीटों पे अपनी प्रतिनिधित्व को तय कर चुके हैं, अपने प्रतिनिधित्व को दे चुके हैं। ठीक है, मेरे साथ विजय शर्मा साहब भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं। विजय शर्मा साहब, बहुत अभिनंदन, स्वागत है आपका न्यूज नेशन के मंच पे। मेरा पहला सवाल है, उपेंद्र कुशवाहा साहब को क्या हो गया? विजय शर्मा साहब, आपने तो चुनाव हारने के बाद उनको राज्यसभा भेजा, अब वो कह रहे हैं सब कुछ फॉर्मूला तय होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, उन्हें दौड़ लगानी पड़ी है दिल्ली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सहयोगी दल है वो, हम सबको मान सम्मान देते हैं और मान सम्मान दे रहे हैं। और उन्होंने खुद बोला है दिल्ली में कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सारी रणनीति होती है, बैठते हैं, तय करते हैं। सारी पार्टियों के जो वर्कर हैं वो ग्राउंड के ऊपर काम करते हैं, तो उनकी अपनी एक इच्छाएं होती है, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, तो ये बैठ के सारा निपट गया। विजय शर्मा कोई ऐसी बात नहीं। आपने देखा हुआ है एनडीए की आधी से ज्यादा सीटें डिक्लेयर हो चुकी हैं, इनकी अभी तय हो रही है कि जी नहीं, हो चुका। आपने देखा है कि जेडीयू ने 57 अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए, हमने 71 कर दिए हैं,
और नॉमिनेशन हमारे चालू हो गए। या कांग्रेस पार्टी से पूछिए, आरजेडी से पूछिए, अभी इनका तय ही नहीं हो पाया कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। और लालू यादव जी की इतनी बेइज्जती, इतनी मैंने तो आज तक देखा नहीं कि उन्होंने सिंबल बांट दिए हैं और बेटे तेजस्वी जी आके उनसे सिंबल वापस करवा देते हैं। इससे बड़ा और क्या होगा? इनके तो घर में ही बड़ा झगड़ा पड़ा हुआ है। प्रोफेसर अनुज कुमार आपकी बात का जवाब दे देंगे। प्रोफेसर ये तो दोबारा मैं कहूं तो प्रोफेसर अनुज कुमार आप जवाब दे दीजिए। अखिलेश यादव जी ने मुलायम जी के साथ किया था, वो पार्ट 2 यहां हो गया आरजेडी के साथ भी। प्रोफेसर अनुज कुमार आप जवाब दीजिए विजय शर्मा साहब का। नहीं, इनको कैसे पता है किसको सिंबल दिया गया और किससे वापस लिया गया? ये तो पब्लिक में था। जिसको दिया गया क्या किसी का नाम कटा है क्या? तो ये तो बेकार वाली बात है। ये अपने नहीं, देखिए कुल मिलाकर हम बार बार कह रहे हैं कि हमारी चिंता छोड़ दें। हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है। लोकतंत्र में थोड़ी बहुत जो नाराज़गी थी उस नाराज़गी को ठीक करके आप 1 घंटा इंतजार करिए, सारी तस्वीर है जो कि साफ हो जाएगी। ये अपनी चिंता करें कि इन्होंने जो फैसला लिया सीट बंटवारे का, वो सीट बंटवारे का फार्मूला था कि नीतीश कुमार को फिनिश करने का फार्मूला था। आपने देखा नहीं कि जब इस सीट बंटवारे का फार्मूला लेकर आए उसके बाद पीसी होना था, उसमें नीतीश कुमार नहीं जाते हैं। नीतीश कुमार अपनी नाराज़गी व्यक्त करते हैं। उसके बाद भी क्या हो रहा है? उसके बाद भी क्या, जो इनके जो हनुमान हैं उनके लंका में वो उनके पूंछ में आग लगा दिया गया है। और किसकी लंका जलाने वाले हैं उनसे पूछिए। नीतीश कुमार तो बिल्कुल नाराज दिख रहे हैं, जीतन राम मांझी नाराज दिख रहे हैं। ठीक है विजय शर्मा साहब आप जवाब दीजिए। ये बात सच है कि सबने अपने ट्वीट किए, सब ऑल इज वेल कहने का, लेकिन नीतीश कुमार साहब का एक ट्वीट सामने नहीं आया है सीट बंटवारे के बाद। चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जो कि ईबी से समाजवादी नेता माननीय हमारे वर्तमान प्रोफेसर अनुज कुमार साहब आपका पॉइंट वेल टेकन। विजय शर्मा साहब को जवाब देने दीजिए। देखिए नीतीश जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि जो हम करना चाहते हैं वो हमें करने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, उधर उनके हनुमान कहते हैं कि हमें सम्मान नहीं मिल रहा है। ठीक है, और उसके बाद भी मठ इनका सुन लीजिए क्या है? प्रोफेसर अनुज कुमार आप सुन लीजिए विजय शर्मा साहब को। जहां एलजीपी प्रोफेसर अनुज कुमार आपकी बात आ गई। विजय शर्मा साहब बोलिए आप। उधर जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हम एलजेपी को टिकट मिला तो क्या हुआ, हम अपना कैंडिडेट खड़ा कर देंगे। ठीक है अनुज कुमार साहब देखिए जो लोग नीतीश कुमार जी को जानते हैं उन्हें पता है उनकी कार्यशैली कैसी है। उनका काम बोलता है, वो मुंह से कम बोलते हैं, आपने भी देखा होगा। तो उनका कहीं कोई बयान नेगेटिव आया क्या? तो ये तो ऐसे अब इन्होंने नहीं, अगर बोला आ जाता तो ठीक रहता, अगर वो चुप है तो ये भी एक डर था। जहां कोई ऑफिशियली निमंत्रण दिखाइए, हमारी पीसी होने वाली थी। नहीं, हमारा इस तरह की कोई पीसी होनी ही नहीं थी। तो ये ऐसे ही अफवाह उड़ा रहे क्योंकि इन्हें पता नहीं। आपकी पटना में एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी विजय शर्मा साहब, आपकी पटना में एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। नहीं, चलो मैं आपसे पूछता हूं, आपके पास कोई ऑफिशियल निमंत्रण आया था? उसमें इनवाइट किया गया था? अरे ये तो जग जाहिर है, सार्वजनिक है, जब हुई नहीं लास्ट मोमेंट में कैंसिल हो गई रहती है इलेक्शन के दौरान, और इस तरह से सारी अपनी बातें रखते रहते। अच्छा, आपने कहा आप सबको सम्मान दे रहे हैं, फिर मांझी जी क्यों परेशान है? मांझी जी ने कहा दे दो हमको 15 ग्राम। सुनिए, मैं एक मिनट मैं अपनी बात रख लेता हूं। आप मुझे बताइए, मेरे पार्टी या जेडीयू या किसी सहयोगी नेता का किसी का भी कोई बयान हो जिसने ये बयान दिया हो कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है? बताइए आप मुझे। ये सूत्रों से खबरें चलती रहती हैं ऐसे ही, तो इसी तरह से खबरें बनाते रहते हैं। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार खुश है, नीतीश कुमार नाराज नहीं है? बढ़ चुकी है, लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं। करना चाह रहा है क्या? नीतीश कुमार बिल्कुल खुश है, हमारे सारे सहयोगी खुश हैं, और हम बैठकर रणनीति बना के 2/3 सीटें जीतने जा रहे हैं बिहार में। दोबारा हमें जनता अपना आशीर्वाद देने जा रही है। चरण सिंह सापरा साहब, अब दूसरा सवाल आपके लिए उठ रहा है कि साहब एक तरफ तो आप हार्ड बार्गेन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप बिहार में जो मुख्यमंत्री की सबसे ज्यादा पसंद है, जितने भी सर्वे आए हैं उनको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट भी नहीं कर रहे हैं तेजस्वी यादव को। तो ये कैसा गठबंधन है जो अपने सीनियर पार्टनर पर ही विश्वास नहीं कर रहा है? देखिए, मुझे ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या ये डिक्लेयर कर दिया है कि चुनाव के बाद में अगर उनकी सरकार बनती है, वैसे तो बनती नहीं नजर आ रही उनकी सरकार, क्या उन्होंने डिक्लेयर किया है कि बाद में उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? ये नहीं किया उन्होंने डिक्लेयर। उन्होंने तो धीरे धीरे जो प्रक्रिया चल रही है ना, वो नीतीश कुमार जी के और जेडीयू के सफाई की पटकथा उन्होंने लिख दी है।
धीरे धीरे लिखते जा रहे हैं, जिस तरह से सारा माहौल नजर आ रहा है। नीतीश कुमार जी आदरणीय है, उनको तो मात्र जिस तरह से महाराष्ट्र में इन्होंने एकनाथ शिंदे को वापरा था, उसका चेहरा वापरा और फिर पेपर नैपकिन के जैसे यूज करके फेंक दिया, उसी तरह से हो सकता है नीतीश कुमार जी का भी यही हाल भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो नीतीश कुमार जी अंदर से ये जानते हैं, उनके लोग ये जानते हैं कि इस तरह से उनके साथ हो सकता है। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे नीतीश कुमार बन सकते हैं। वैसे सरकार उनकी आने वाली नहीं है, लेकिन रोल उनका एकनाथ शिंदे वाला हो सकता है। ठीक है, आप ये जानते ही अपने आप में परेशान है। विजय शर्मा साहब जवाब देंगे, उसके बाद किशोर कुमार साहब बेहतर इसका जवाब दे सकते हैं। मनोबल चल रहा है जो हम सारे लोग देख रहे हैं। ओके, ठीक है विजय शर्मा साहब, आप बहुत जल्दी से जवाब दे दीजिए। छापरा साहब मैं 10 सेकंड में दूंगा। नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं, वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और ये सारे हमारे जिलाध्यक्ष सारी एनडीए पार्टी ने कह चुके हैं। आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप ओथ में, अभी आपको मैं निमंत्रण देता हूं, जब भी आपकी ओथ होगी तो आप आइएगा, देखिएगा नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर होंगे। बीजेपी के दूसरी बात कह रहे आपने कहा है कि उनको नीतीश कुमार जो है बड़े अगर इनकी सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री बनेंगे। भाई एक सीट हमारे यहाँ चिराग पासवान को बता दो जरा, नहीं है, एक आम कार्यकर्ता को भी मौका चिराग मिलता है। पासवान सुन तो लेंगे, आपकी नौकरी चली जाएगी। जो बात अमित शाह नहीं कर पाए, जो बात जेपी नड्डा नहीं कर रहे, चिराग पासवान जो जी ने खुद बात कहा नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे, वो विजय शर्मा जी कर रहे हैं। ये तो आपकी हेडलाइन हो गई आज। पीआर टीम को बोला, चिराग पासवान जी ने कई बार बोला है ये हेडलाइन आप नीतीश लगा कुमार जी दीजिए। सीएम होंगे अगले, बीजेपी के अगले सीएम नीतीश कुमार जी होंगे। छापरा साहब आप उनकी सुनिए भाई। हमारी सरकार छापरा साहब अभी ठीक है, अब तो विजय शर्मा साहब ने कह दिया ना नीतीश कुमार सीएम होंगे करके। छापरा साहब अब तो विजय कुमार शर्मा साहब ने कह दिया ना नीतीश कुमार सीएम होंगे। अगर आपके बने तो क्या तेजस्वी यादव सीएम होंगे? आप अपना बताइए ना विजय छापरा साहब, आप अपनी पार्टी का बता दीजिए। चिराग जी ने डिक्लेयर कर रखा है, खुद कह रखा है कि नीतीश जी चीफ मिनिस्टर होंगे। इनको बाइट सुनवा दीजिए चिराग जी की, शायद इन्होंने सुनी नहीं है। चिराग पासवान जी की बाइट आपने लगता सुनी नहीं उनका। अरे ये क्या अमित शाह ने क्या कहा था वो तो पता है आपको। आपके यहाँ झूठ बोला जाता होगा छापरा साहब, कैसी बातें कहते हो? क्या उत्तर दिया है? नहीं बोला जाता, किससे बोला जाता है? इस प्रश्न पर उत्तर दिया क्या? आपने क्या हद कर दिया? बेतुके प्रवक्ता बेतुकी बातें कर रहे हैं यहाँ पर। क्या होता है? मुझे इससे कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये तय कर लिया, आज आपके चैनल पर ये डिक्लेयर हो गया साथ बातें नहीं कर रहे हो कि अगर आप कहते हो बोलने से क्या होता है? मुख्यमंत्री होंगे दिया जाता है यानी अमित शाह की बात ये विजय शर्मा कह रहे हैं, ये नोट कर लिया जाए। हाँ तो विजय शर्मा साहब ने कह दिया ना, ये बड़ी ब्रेकिंग हो गई। आप मुझे ये बताइए, पार्टी के अध्यक्ष ने ये बात नहीं की। चरण सिंह छापरा साहब, आप ये बताइए ना कि तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे। आप अपना बताइए ना, आप क्यों दिलचस्पी ले रहे हैं उनके एनडीए का कौन होगा? आप अपनी पार्टी का तो बता नहीं रहे, आप वहां इंटरेस्ट ज्यादा दिखा रहे हैं। आपकी हिम्मत है तो अपने बारे में बताइए ना। आप बोलिए ना कि हमारे फेस जो है वो तेजस्वी यादव हैं। रमेश भट्ट जी हमारी पार्टी में लोकतंत्र जिंदा है, इनकी पार्टी में तो ठोकतंत्र है। आज विजय शर्मा ने कह दिया कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, तो अमित शाह को मानना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी को मानना पड़ेगा, जेपी नड्डा को मानना पड़ेगा इनकी बात। भाई हमारे अंदर लोकतंत्र जिंदा है, हम तो हमारे विधायक जीत करके आएंगे, उनसे बात करेंगे ना। और पार्टी के आला कमान, पार्टी की सीईसी, पार्टी की सीडब्ल्यूसी, वो किशोर कुणाल साहब इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? ठीक है, विजय शर्मा साहब, चरण सिंह छापरा साहब, किशोर कुणाल साहब को भी मैं चर्चा में लाना चाहता हूँ। किशोर जी इनको सुनवा दीजिए। हाँ अब आपने कह दिया साहब, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आपने कह दिया, वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या है? आपने कह दिया सर, उन्होंने सुन लिया। शर्मा का स्टेटमेंट जेपी नड्डा को भेज दीजिए, अभी इनकी दुकान चली जाएगी। चलिए ठीक है, किशोर कुणाल साहब आप मुझे ये बताइए कि इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या एनडीए में नीतीश कुमार को लेकर? आपको तो पता ही नहीं, आप क्या बयान दे रहे हो? आपको ये नहीं पता आपको कितनी सीटें मिल रही है? बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ बताता हूं। एक मिनट विजय शर्मा साहब, माननीय नीतीश कुमार जी के प्रति रमेश भट्ट साहब, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि माननीय नीतीश कुमार जी के प्रति कोई संदेह नहीं है, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। दल के सभी, गठबंधन के सभी दल एक तरीके से सार्वजनिक स्तर पर बोल चुके हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी ही 25 से 30 बिहार के चेहरा होंगे, बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार जी की चिंता पूरा बिहार करता है,
सापरा साहब से अनुरोध होगा थोड़ा तेजस्वी जी का चिंता कर लें। तेजस्वी यादव जी को सीएम कैंडिडेट ये मानते हैं या नहीं मानते हैं, यह भी बता दें। ठीक है प्रोफेसर अनुज कुमार साहब, कुणाल साहब, मैंने आपकी बात ले ली। कुमार जी की चिंता प्रोफेसर कुमार, अब देखिए ना कांग्रेस कितनी जिद में अड़ी हुई है, अभी भी ये डिक्लेयर करने को तैयार नहीं। आपको लगता है कि इससे आपका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है? तेजस्वी यादव अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं साहब कि कांग्रेस जो उनके माथत है, जो उनकी दरियादिली पे बिहार पे टिकी है, वही उनको आंख दिखा रही है, वही कह रही है साहब विधायक तय करेंगे। आप कहिए जरा, चरण सिंह सापरा साहब को बताइए जरा। रमेश जी, क्या किसी आधिकारिक ने, एक मिनट मेरी बात सुनिए, एनडीए गठबंधन की तरफ से कहीं कोई आधिकारिक बयान है? ऐसा कोई बयान है? अरे सर, आप एक दूसरे के गठबंधन में ज्यादा दिलचस्पी रख रहे हैं, अपने घर में जो स्थितियां उस पर बात करने को तैयार नहीं है। अब मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं, आप उसका जवाब दीजिए ना। एनडीए में क्या चल रहा है वो एनडीए देख लेगा। मैं बता तो रहा हूं। हाँ, इनसे पूछिए पूरे बिहार में। मेरी बात सुनिए, आपने मुख्यमंत्री चेहरे की बात की, क्या किसी का अधिकारी बोल रहे हैं? फिर से नीतीश कुमार, शायद आप जमीन पर काम नहीं करते हो। सापरा साहब जमीन पर वहां नहीं, ठीक है विजय शर्मा साहब, आप रुकिए ना। सभी की आ रही है एक साथ। प्रोफेसर कुमार, अगर आज राघोपुर से पर्चा भरते वक्त अगर वो सीएम फेस होते ना, क्या कॉन्फिडेंस होता आज? तेजस्वी यादव का कॉन्फिडेंस बिहार देखता आज, अगर कांग्रेस सब मिलके उनको सीएम फेस डिक्लेयर कर देते, क्या कॉन्फिडेंस होता? आप बताइए, मैं गलत कह रहा हूं तो? नहीं, कांग्रेस क्या अकेले करेगी क्या? नहीं, मेरी बात सुनिए रमेश जी, मेरी बात सुनिए। क्या गठबंधन में शामिल सिर्फ कांग्रेस है या सिर्फ आरजेडी है? मेरी बात सुनिए, कांग्रेस में जो गठबंधन के लोग हैं, सामूहिक फैसला हो गया है कि तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री का चेहरा है। 1 घंटा का इंतजार करिए, आपको सभी चीजें सामने आ जाएगी। जबकि आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, हम लोग सांकेतिक रूप से पहले भी इशारा कर चुके हैं। कुमार, आप ये बड़ी खबर दे रहे हैं, यात्रा आप कह रहे हैं महागठबंधन में ये सार्वजनिक तौर पर फैसला हो चुका है कि तेजस्वी यादव ही सीएम के फेस होंगे, ये फैसला हो चुका है। बिल्कुल, आप बड़ी गजब बात कर रहे हैं। वह कांग्रेस के चरण सिंह सापरा साहब को पता नहीं है, आप कह रहे हैं फैसला हो गया। चल जाएगा, आपने देखा होगा। अब मुझे बोलने दीजिए पहले। रमेश जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। रमेश जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। पूरी आप अपनी बात घुसाए जा रहे हैं। जब हमारी बारी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं घुसा नहीं रहा हूं, मैं आपके गठबंधन के साथी की बात आपको बता रहा हूं। वो कह रहे विधायक तय करेंगे, आप कह रहे सब कुछ तय हो गया। अब मैं किसकी बात को सच मानूं? बस मैं ये प्रोफेसर कुमार ये पूछ रहा हूं। सवाल भी करेंगे, बोलेंगे भी तो कैसे काम चलेगा? आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। बोलिए कुमार साहब, बोलिए। नहीं, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, तो आपकी आवाज खराब आ रही है। आपका टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है मुझे नहीं पता लगा। आप मुझे प्लीज बोलने दीजिए। बीच बीच में अगर टोका टोकी करेंगे, मैं अपनी बात कैसे रख पाऊंगा? मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी वोट अधिकार यात्रा जब निकला था तो आपने देखा होगा कि ड्राइविंग सीट पे तेजस्वी प्रसाद यादव थे, अब पीछे सभी लोग सवार थे। वो एक सांकेतिक भाषा था। जो आप जानते हैं, आप पत्रकार हैं, आपको पता है कि जो जिस दल में जो बड़ा नेता हो, जो जिसकी संख्या ज़्यादा होती है, जिसके विधायक ज़्यादा जीत कर आते हैं, वही मुख्यमंत्री का चेहरा होता है। अभी वर्तमान समय में प्रतिपक्ष के नेता कौन है, किस आधार पर हैं? और अभी भी जो इंडिया ब्लॉक के जो कोऑर्डिनेटर के चेयरपर्सन है तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। ठीक है, क्या किसी इंडिया ब्लॉक की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया कि वो मुख्यमंत्री का? तो क्या ये चरण सिंह सापरा साहब को नहीं पता क्या सवाल नहीं है जो आप कह रहे हैं? सापरा साहब, आप बताइए। प्रोफेसर कुमार कह रहे हैं कि चरण सिंह सापरा साहब या तो आपकी समझ नहीं है, वो कह रहे सबसे बड़े दल हम हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, तो सीएम तो ऑटोमेटिकली हम ही होंगे, हमें कांग्रेस के समर्थन की क्या जरूरत है? कांग्रेस के सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? बीजेपी तो कभी नसीब ही नहीं हुआ बिहार की सत्ता में आने क्या। अरे सर, सापरा साहब बता दीजिएंगे। सापरा साहब, नहीं, आप देखिए इंडिया ब्लॉक की बात करिए। आप सवालों को तो इंडिया ब्लॉक से ही तो चरण सिंह सापरा साहब बैठे हैं। आप इस डिबेट को बहुत ही संकुचित डिबेट बना रहे हैं। सुनिए मेरी बात। सर, मैं तो आपसे वही पूछ रहा हूँ। सर, मैं बोल लूं, चरण सिंह सापरा साहब, मैं तो वही पूछ रहा हूं। जो आप एक सुर बोल रहे हैं, आपके सहयोगी आरजेडी वाले दूसरे सुर बोल रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं ये मिले सुर मेरा तुम्हारा वाला क्यों नहीं हो पा रहा? ये मैंडेट बिहार की जनता देगी। बिहार, अरे भाई कोई बोलने तो दो ना, क्या चैनल है यार? सुन लीजिए ना 2 मिनट बात। एक तो इतना डिस्टर्बेंस है आवाज में। देखिए, ऐसा है कि जनता चुनती है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, ये पहली बात। जनता को चुनने दीजिए। आपके टीवी चैनल पर बैठ करके मुख्यमंत्री नहीं तय होगा,
आपके चैनल पर बैठ करके बीजेपी का प्रवक्ता बोल रहा है कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। जेपी नड्डा उस बात को दोहराते नहीं है, नरेंद्र मोदी कहते नहीं है, अमित शाह कन्नी काटते हैं, ये सबने देखा है। और दूसरी बात यह है, जनता के मुद्दों पर चुनाव होता है। जनता चाहती है कि जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं नीतीश कुमार की सरकार पर, अब मुझे काटिए मत, जनता चाहती है कि जो सवाल उठे हैं, जो सवाल उठा है, कैग ने कहा है कि 70,000 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ है, उसके ऊपर इनके पास कोई जवाब नहीं है। दूसरी तरफ और आरोप लगाए हैं कि शिक्षण मंत्रालय हो, सामाजिक न्याय मंत्रालय हो, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय हो, ये सब में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। पुल जो है वो 7 घंटे के अंदर 12 पुल गिर जाते हैं, उसी तरह से 2 वर्षों के अंदर 32 पुल गिर जाते हैं। भाई इनके यहाँ तो जो चूहे है ना, वो चूहे पुल खा जाते हैं। चूहे जो है 1100 करोड़ का बांध खा जाते हैं। चूहे जो है वो 9 लाख लीटर जो शराब है वो पी जाते हैं। ऐसी बातें आई हैं। किशोर कुमार साहब, आप बिहार में, पटना में एक वर्ष के अंदर 211 मर्डर हो जाते हैं। इनके यहाँ पर जिस तरह से जंगल राज चला है, प्रश्न उस पर है, जनता उस पर सवाल पूछना चाहती है, जनता उस पर चुनाव लड़ेगी। आप कहां यहाँ पर टीवी चैनल पर बैठ करके इधर उधर की बातें कर रहे और भारतीय जनता पार्टी को कवर फायर देने का कार्यक्रम कर रहे हैं। चलिए, इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं। जब आपके आएंगे ना 70 सीटों में 29, तब आप ही कहेंगे। मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा हूं। चावड़ा साहब मेरे साथ लोकसभा के एमपी में आ रहा हूं, चरण सिंह सापरा साहब, आप ही के सबसे खास व्यक्ति जुड़ रहे हैं, पप्पू यादव, जो दिन रात राहुल गांधी का महिमा मंडन करते हैं। क्या किया आप उन्हें बोलने दीजिए ना। चरण सिंह सापरा साहब, आपके एक मजबूत स्तंभ मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पप्पू यादव साहब। पप्पू यादव साहब, बहुत धन्यवाद, आपका आभार न्यूज नेशन के मंच पे आने के लिए। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि मुझे सिर्फ एक बात में थोड़ा सा दिलचस्पी है कि देखिए, चिराग पासवान ने कहा कि वो मोदी जी के हनुमान हैं, तो उन्हें 29 सीट मिली, मंत्रालय मिला। लेकिन आपने जितना महिमा मंडन, जितना गुणगान राहुल गांधी का किया है, आपकी पोजीशन कहाँ है, मैं वो जानना चाह रहा हूं। आप क्या हैं? जैसे वो कहते हैं मैं हनुमान हूं, पप्पू यादव राहुल गांधी के क्या हैं? मैं ना हनुमान हूं, ना राम हूं, ना मैं ठगता हूं, ना मैं धोखा देता हूं, ना मैं विश्वासघात करता हूं, ना मैं कभी भाई को लेता हूं, भतीजा को भगाता हूं, कभी ना अम्बेडकर की मूर्ति फेंकता हूं, ना रामविलास जी की मूर्ति फेंकता मेरा नेता सोनिया जी हमारी लीडर, और राहुल जी रामविलास जी का भी रेस्पेक्ट करते थे, सबका रेस्पेक्ट करते थे। मैं किसी में नहीं जाऊंगा। और वहाँ राम ने तो इनको इतना धोखा दिया कि इनके 6 सीट पर जदयू ने सिटिंग जो दिया था उनको डाल दिया। उसके बाद इनको दिया था अरवल, इनको दिया था दानापुर, इनको दिया था हसुआ, लालगंज बीजेपी ने भी अपनी सीट डाल दी। अब ये हनुमान क्या करेंगे? हनुमान को जिसने रिवार्ड दिया था जदयू को ख़त्म करने का और नीतीश कुमार को मिटाने का, जिसमें अभी भी नीतीश कुमार जी की चेतना बढ़ी, वो सब कम्बल में घी पी रहे थे। वो देख रहे थे कि कौन कौन विभीषण है और बीजेपी की क्या स्थिति है, बीजेपी किस तरीके से हमारे साथ विश्वासघात पीठ में खंजर भोंकती है। और एक बार उनका जो मेंटल लेवल है वो इतने हाई हो गए कि उन्होंने औकात बताया बीजेपी को। आज भी मैं बिहार में हमारी औकात तुमसे ज़्यादा है और तुम औकात के नीचे रहो। पप्पू यादव साहब, तो धर्मेंद्र को बोल दिया कि भैया धर्मेंद्र जी आप पे बात करना चाहता हूं। मैं तो आप पे बात करना चाहता हूं। आपकी स्थिति क्या है? मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। जितना भरोसा आप कांग्रेस पार्टी पे कर रहे हैं, राहुल गांधी पे कर रहे हैं, क्या उतना भरोसा वो आप पे करते हैं? मेरी स्थिति सुनिए ना सर, मैं आप ही को तो सुन रहा था। सुन तो लीजिए मेरी बात। ये जो लोग भरोसा बीजेपी और मेरी बात तो सुन लीजिए, जो लोग बीजेपी पर भरोसा किए हुए हैं और बीजेपी जिन पर की हुई है, मांझी जी ने कह दिया एनडीए को भुगतना होगा, गिरिराज ने कह दिया कि बीजेपी मुगलताय में ना रहे,
और कुशवाहा जी ने तो आज तक कह दिया कि कुछ भी ठीक नहीं है। कभी अमित शाह जी से कभी फेसबुक पर लिखते हैं कि पूरा बिहार आंख में आंसू लेके बाहर आया है। तो ये लोग कहाँ हैं? बीजेपी नीतीश कुमार जी का क्या हासिल करना चाहते थे? सबको एक दूसरे पे इंटरेस्ट है। मैं कह रहा हूँ पप्पू यादव कहाँ हैं चुनाव में? यदि सही मानने में ठीक नहीं होता, मैं ये कह रहा हूँ पप्पू यादव साहब, आप कहाँ हैं चुनाव में? मैं एक वर्कर हूँ। आप किसके वर्कर है वही तो जानना चाह रहा हूँ। मैं एक वर्कर हूँ, मैं कांग्रेस का वर्कर हूँ, बिहार का बेटा हूँ और बिहारी का सेवक हूँ और बिहार बचाना चाहता हूँ। बिहार के लिए जीता रहा हूँ, बिहार के हर जाति धर्म के लिए जीता हूँ। मैं नेता नहीं रहा हूँ, हमेशा बेटा रहा हूँ। देश भर में बिहार जहाँ भी संकट में रहे मैं वहाँ रहा हूँ, परछाई की तरह रहा हूँ, बेटे की तरह रहा हूँ। मैं इतना ही जानता हूँ। तो ये बेटे को सेवा का मौका कब मिलेगा? ये बेटा जो बाढ़ में दिखता है, कोरोना में दिखता है, सब बातें आपकी ठीक है। कांग्रेस को आज एक फेस की जरूरत है बिहार में। आपसे बढ़िया फेस कौन हो सकता है साहब? क्यों नहीं आप पे भरोसा करते? आप देखिए ना, जितना गुणगान, जितना महिमा मंडन, जितनी तारीफ, मेरे पास शब्दकोश में ऐसे शब्द नहीं है, लेकिन आपको उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है ना। मुझे इस बात का दुख है भैया। अच्छा, राजनीति में फायदे घाटे और कुर्सी के लिए जैसे परेशान बीजेपी है, नीतीश को खत्म कर कुर्सी पर बैठने के लिए और अपने अनुमान के द्वारा और लोगों को 142 सीट लड़ा करके नीतीश को खत्म करने वाली प्रवृत्ति मेरी नहीं है। हमारी पार्टी या हमारे नेता को तय करने दीजिए कि पप्पू यादव कैपेबल, और जनता को पता है कि पप्पू यादव से बड़ा सेवक और उससे बड़ा बेटा मेरा कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन पप्पू यादव साहब, को ही बनाना है, आपके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा कौन है आप तो जानते हैं? वही देगा। आपके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा कौन है आप बेहतर जानते हैं। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं, आपके दिल में वो चेहरा भी आ गया, आपकी आंखों में वो तस्वीर आ गई है, मैं देख रहा हूं। भैया पेशेंस है, पेशेंस, मोर पेशेंस देन पॉलिटिक्स। अरे सर, कितना पेशेंस पप्पू यादव, कितना पेशेंस एक लाइफ है। कितना पेशेंस सर? देखिए हो सकता है डेस्टिनी को कुछ और मीनिंग हो, डेस्टिनी कुछ भी करा देती है कभी कभी। अब लोग कह रहे हैं और वक्त भी कुछ भी करा देता है। बीजेपी के मंच पे वक्त बहुत परीक्षा लिया हमसे। बिल्कुल सही बात है। मतलब बीजेपी कह रही देखिए हमारे मंच पे आए, प्रधानमंत्री से तक बातचीत हो गई, लेकिन कांग्रेस अपने मंच पे नहीं चढ़ने देती उनको। जो वोट अधिकार यात्रा थी उस वहां नहीं चढ़ने दिया आपको। कितना सार्वजनिक अपमान पप्पू यादव जी का होता है, कितनी गलत बात है। जो व्यक्ति दिन रात इतना गुणगान करता हो, इतना मानता हो, स्वामी भक्ति दिखाता हो, उसके साथ इस तरह का व्यवहार, ये तो बहुत गलत बात है पप्पू यादव साहब। देखिए भैया सुनिए, वो मेरा लोकसभा था, मेरा राइट है। जब मैं एयरपोर्ट ले गया, जब मैं ट्रेन ले गया, रेलवे ले गया, और जगह बिहार में क्यों नहीं गया? रक्सौल नहीं गया, मुजफ्फरपुर नहीं गया, भागलपुर नहीं गया, और जगह 2-2 ट्रेनें क्यों नहीं खुली? वो पप्पू यादव और वहाँ की जनता की ताकत थी कि मैं ताकत से लेके गया, और मेरा मंच था वो मेरा भी अधिकार था। प्राइम मिनिस्टर थे देश के, किसी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी जी की वोट अधिकार यात्रा के उस रथ में बैठने का आपका अधिकार नहीं था? जो पप्पू यादव दिन रात कांग्रेस के लिए काम करने के लिए तैयार है, उनके लिए झारखंड में वोट मांग रहे, मुंबई में वोट मांग रहे, दिल्ली में वोट मांग रहे, क्या उन्हें एक रथ में जगह नहीं मिल सकती? इतना घोर अपमान। भैया मैं आपको बता दूं, अपमान ना बिहार और बिहारी का लगातार बीजेपी और कर रहे हैं। कभी डीएनए में अपमान किया था, याद है आपको, नीतीश कुमार जी का, और कभी बिहारी को पीटे जाते हैं गुजरात में, आसाम में। इससे बड़ा अपमान मेरा नहीं हो सकता। ठीक है, मैं व्यक्तिगत अपमान की चिंता नहीं करता हूँ। जितना अपमान होना होगा होंगे। पप्पू यादव साहब बिहार और बिहारी के लिए जी रहे हैं। पप्पू यादव साहब मैं आइडियोलॉजिकल आदमी हूँ। ठीक है, मैं स्वामित्व की भक्ति नहीं मैं करता हूँ, न मैं करूंगा। बहुत धन्यवाद आपका न्यूज नेशन के मंच पे आने के लिए। सापरा साहब,
पप्पू यादव तो साहब इतना कुछ कांग्रेस के लिए कहते हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी सबके लिए कहते हैं, और आपके पास बिहार में फेस की भी कमी है, तो ये गाय बगाए वो एक इनडायरेक्ट मैसेज तो दे ही रहे हैं, आप मेरे पे भरोसा करो, मैं कांग्रेस को मजबूत करूंगा बिहार में। देखिए, पिछले 5-7 मिनट से मैं देख रहा हूं कि आपने खूब प्रयत्न किया चिंगारी लगाने का। आपके अंदर शकुनी मामा की शायद आत्मा आ गई होगी, आपने खूब प्रयत्न किया। लेकिन पप्पू यादव जी की तारीफ है कि उन्होंने पूरी सभ्यता से आपके हर सवाल का उन्होंने उत्तर दिया है। उन्होंने बताया कि बिहार का मैं बेटा हूं, बिहार की जनता की चिंता करता हूं, मैं व्यक्तिगत चिंता नहीं करता हूं। ये उन्होंने अपने ख्याल, अपने विचार जो बताए हैं, यही उनको आगे लेकर के जाएंगे, यही उनकी प्राथमिकता भी है और यही उनके स्वरूप को बड़ा भी करती है, कांग्रेस पार्टी में भी और बिहार के अंदर भी। पप्पू यादव जी की जो सभ्यता और जिस तरह से उन्होंने शालीनता से आपके उत्तर दिए, शालीनता से वो सारी चीजें पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं और किस तरह से वो कांग्रेस पार्टी के सिपाही बन करके हमेशा खड़े रहे हैं, मैं निश्चित रूप से इतना ही कहना चाहूंगा कि आने वाले समय के अंदर पप्पू यादव जी का भविष्य जो है वो बिहार के अंदर और कांग्रेस पार्टी के अंदर किशोर कुणाल साहब, एक और जो चर्चा चल रही है पूरे बिहार की राजनीति में, वो चल रही है कि साहब अभी तक तो क्या होता था कि जेडीयू हमेशा बड़े भाई की तौर पे दिखा, अभी इस बार क्या हुआ, बिल्कुल समकक्ष लाके खड़ा कर दिया। अब इसको लेके भी जेडीयू वर्कर्स के दिमाग में प्रश्न उठ रहा है, भी ये क्या हो गया अचानक। कुणाल साहब, मेरी आवाज आ रही है? मैं दोबारा जाऊंगा, कुणाल साहब मेरे साथ जुड़ेंगे। प्रोफेसर कुमार, अब एक स्थिति तो आपने साफ कर दी है कि अभी कुछ ही देर में तेजस्वी यादव का सीएम कैंडिडेट होंगे महागठबंधन के, इसका ऐलान हो जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब सवाल इस बात का है सर कि आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी अपनी जरूरत से ज्यादा सीट डिमांड कर रही, क्योंकि पिछली बार 70 की थी, 29 जीती थी, अगर इस बार उसके आसपास भी डिमांड करती तब भी तो स्ट्राइक रेट एक चैलेंज है आपके लिए, यानी आपके सत्ता का रास्ता यहीं से रुक जाता है। देखिए रमेश जी, एक तो मेरी अगर सवाल करते हैं तो मेरी बात पूरी होनी दीजिए, बीच में टोका टोकी बहुत करते हैं आप, फिर मैं अब जवाब नहीं दे पाता। देखिए, सबसे पहली बात, आपने मुख्यमंत्री चेहरा को लेकर कहा, मैं साफ कर दूं यहाँ पे, हमारे यहाँ जो भी मुख्यमंत्री होंगे, युवा होंगे, ऊर्जावान होंगे, तेजस्वी होंगे, विजनरी होंगे, उनकी तरह थका हारा मानसिक रूप से अचेत अवस्था में पड़े हुए मुख्यमंत्री नहीं होंगे, नए विजन वाले मुख्यमंत्री होंगे। हमारे यहाँ युवाओं की पूरी टीम है, तेजस्वी प्रसाद यादव युवा हैं, राहुल गांधी जी युवा हैं, अखिलेश जी युवा हैं, तमाम नेता हमारे युवा हैं, उनके पास नए विजन भी है। तो मुख्यमंत्री को लेकर के आप सवाल मत करिए, हमारे तो राहुल गांधी थोड़ा मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार के। अभी आपने कहा कि हम बार, अरे भाई, तो हम तो कह रहे तेजस्वी बनेंगे, हम तो कह रहे हमारे जो भी लोग हैं सब युवा हैं, उनके जैसे थके हारे मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है, अचेत अवस्था में नहीं है, किसी के माथे पे गमला रखने वाले नहीं हैं, राष्ट्रगान में चलने वाले लोग नहीं हैं। एक बात सुनिए मेरी बात। दूसरी बात, सीट बंटवारे की बात है। हमारे यहाँ सीट को लेकर कहीं कोई पंगा नहीं, ना ही हम सीट की राजनीति करते हैं, हम मुद्दों की राजनीति करते हैं। जब भी पिछले 5 दिनों से आप केवल सीट की राजनीति में फंसे, आप कह रहे मुद्दों की राजनीति करते हैं। घोटाला, लेकिन हम लोग बार बार कह रहे हैं अरे सीट नहीं, मेरी बात सुनिए, नहीं, सीट बंटवारा तो चुनाव के समय 2-3 दिन होगा, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप याद करिए कि आपकी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं, क्या वो जनता से संवाद स्थापित करने लायक हैं क्या? 1 साल से वो जनता से संवाद स्थापित किए हैं क्या? जबकि हमारे मुख्यमंत्री लगातार जनता के बीच में है, रोजगार के मुद्दा पे, महंगाई के मुद्दा पे, स्वास्थ्य के मुद्दा पे, किसान के मुद्दा पे, विद्यार्थियों के पलायन के मुद्दा पे हम लगातार जनता के बीच से संवाद कर रहे हैं। इनके मुख्यमंत्री तो संवाद करने की स्थिति में नहीं है। अब बताइए, 2 गुजराती आके बिहार में संवाद स्थापित करना चाहते हैं, 2 गुजराती आके यहाँ सीट बंटवारा करना चाहते हैं, जबकि सीट बंटवारा कौन करता है? अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष करता है। लेकिन इनके पास क्या है कि गृह मंत्री आते हैं, जिनके पास ईडी सीबीआई सब है। आपने देखा नहीं, जितने भी तमाम दलित, दो दलित चेहरे हैं, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, और समाजवादी चेहरा के रूप में नीतीश कुमार हैं, सब नाराज हैं। ठीक है, अभी चिराग पासवान के अभी प्रोफेसर कुमार, मैंने आपको पूरा समय दिया, आप जाहिर है नाराजगी नहीं जताएंगे। आग लगाया गया। विजय शर्मा साहब बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी पप्पू यादव भी कर रहे थे। विजय शर्मा साहब, एक और बात जो सामने आती है कि
ये पूरा जो आपका कुनबा है, मैं आपसे समझना चाहता हूं, मैं आपकी तारीफ भी करूंगा, आपने बिल्कुल ये कंफ्यूजन दूर कर दिया कि नीतीश कुमार ही एनडीए के अगले मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है अब किसी को भी। सापरा साहब ने भी नोट कर लिया है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि चिराग पासवान साहब ने ऐसा क्या हार्ड बार्गेन किया कि उनके पक्ष में 29 सीटें चली गई, और मांझी साहब जो 15 ग्राम मांग रहे थे उनको आपने 6 ग्राम ही दिए, कुशवाहा साहब को भी 6 में ही रोक दिया। तो चिराग पासवान जी को आपने इनाम किस बात का दिया, हनुमान होने का? देखिए रमेश जी, ये जमीन की हकीकत के अनुसार बैठ के सारी पार्टियां बैठ कर सहमति से फैसला लेती हैं। इनके यहाँ की तरह अब ये किस तरह से नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अरे भैया आपको पता नहीं है, आपके यहाँ पिताजी का अपने का अपमान कर रहे हो, संबल वापस ले रहे हो, तेजस्वी जी को राहुल गांधी जी ने उनके मुंह पे मना कर दिया चीफ मिनिस्टर के लिए। आप मुझे बताइए नीतीश जी के लिए किसने मना किया है चीफ मिनिस्टर के लिए? हमारे चिराग पासवान जी ने खुद बोला है, मांझी जी ने बोला है, हमारे पार्टी के जितने जिलाध्यक्ष हैं सारे घर घर जाकर बोल रहे हैं नीतीश जी के लिए। तो अब इनको सापरा साहब को नहीं सुनाई देती है वो जमीनी हकीकत, तो चलो ये जाने, इनकी बातें ये जाने। अभी इनको ये नहीं पता हम कितनी सीटों पे लड़ेंगे, बंटवारा हुआ नहीं। और जहां तक पप्पू यादव जी की बात है, ऐसा कौन अपमान करता, धक्के देके मंच से नीचे उतारा था जिनको, उनकी बात है वो कहते हैं बहुत बड़े नेता होंगे। ऐसे नेता ना बनाए भगवान जिसको आप धक्के मार के नीचे उतार देते हो। दूसरी आपने कई बातें कही, आपने कई नौकरी वाली बात, आप मुझे बताइए जमीन के बदले नौकरी देने वाले युवा हैं ये तो? ये वो युवा है जहाँ भ्रष्टाचार चरम पर होता है, मॉल बनाने के लिए जमीनें हड़पी जाती हैं, जमीन के बदले कोई मंत्री देता है क्या नौकरी? ये साजिश काम है आपका। अकेले एमपीओ को हमने सेंटर में सीबीआई किसका तोता है? सीबीआई के माध्यम से गलत सबूत इकट्ठा करके अदालत को गुमराह करते हैं और कह रहे हैं कि जमीन के मामले में नौकरी दिया है। अरे भैया सुन लीजिए, क्या नौकरी देता है क्या? आपके अंदर धैर्य नहीं है क्या सच्चाई सुनने का? आप गलत बयानी कर रहे हैं। रमेश जी इनको चुप कीजिए, गलत बयानी मत करिए यार। बंद केस को दोबारा अपने साजिश के तहत शुरू किया है। गलत बयानी आपका सीट का फैसला नहीं ले पा रहे। 2 दिन मेरा बर्बाद कर दिया आप लोगों ने कोर्ट में आपने बर्बाद कर दिया। सीबीआई का मिसयूज करके, सबूतों को गुमराह करके, जो बंद केस था उसको दोबारा खोल करके आपने 2 दिन का मेरा समय खराब कर दिया। नहीं तो सीट का फैसला हो गया होता, सीट बंटवारे का फैसला कर लिए होते। 2 दिन का समय आपने बर्बाद किया है और आप गलत बयानी कर रहे हैं। सीबीआई किसके अंदर है? प्रक्रिया है। सीबीआई बंद केस को द्वारा शुरू किया है आपने। बंद केस को द्वारा शुरू किया है। क्या नौकरी देना मंत्री का काम होता है? क्या बात कर रहे हैं आप? दोषी माना है कोर्ट ने। बंद केस को आपने शुरू करवाया इलेक्शन को लेकर। कौन नहीं जानता कि चुनाव के समय में आपका यही चेहरा रहा है। कभी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करते हैं, कभी सोरेन साहब को गिरफ्तार करते हैं। यही खेला यहाँ करना चाह रहे थे आप, लेकिन यहाँ की जनता जानती है। बंद केस को आपने द्वारा खोला है। अरे आप ठीक है, क्यों गा रहे हो? विजय शर्मा साहब, कोर्ट ने आरोप तय किया आपके खिलाफ, सीबीआई ने नहीं किए। प्रोफेसर कुमार, विजय शर्मा साहब, मैं आखिरी सवाल सापरा साहब से लेना चाहता हूं। सापरा साहब, एक खबर तो बता जाइए, कब तक ऐलान होने की संभावना है? ये खबर तो आप बता ही सकते हैं सर सापरा साहब। सीबीआई ईडी के माध्यम से चुनाव डिस्टर्ब हो गया। प्रोफेसर कुमार, सापरा साहब लास्ट में 30 सेकंड सर। आपका चेहरा कौन नहीं जानता? मेरे ख्याल से उम्मीदवारों की लिस्ट जो है और कौन से घटक दल को कितनी सीटें मिल रही हैं, ये आज रात तक चंद घंटों के अंदर ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। वैसे आपस में सारी चीजें तय हो चुकी है, अंदर खाते पर हमको सब पता है। कई सारे हमारे जो कैंडिडेट हैं उनको, अरे जनता को भी बता दीजिए, आपको तो सब पहले से ही पता है, जनता को भी बता दीजिए ना। बस जो पब्लिक डोमेन में लाना है वो चंद घंटों में आ जाए। चलिए, मैं आपको बिल्कुल जनता को बता देंगे। आपको जल्दी क्या है? अभी तो परसों तक का समय है ना, जल्दी क्या है बता देंगे, आज शाम को ही बताएंगे ना। चलिए, तो कह रहा मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। न्यूज नेशन के मंच पे आने के लिए बहुत आभार और बहुत धन्यवाद। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।